कॉस्टिंग की थ्योरी पे बेटे वापस आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय वट एवर गुड थॉट्स सर हैज शेयर्ड विद यू। चलिए अब हम आगे की डिस्कशन करते हैं। जरा इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम की बात हम कर रहे थे, राइट। एक बार खुद पढ़ के देखो जरा क्या लिखा है घनी इंग्लिश में इसने, जरा पढ़ो। क्या लिखा है भाई इसने? कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, या कुछ लिखा है पर पता नहीं क्या लिखा है ना। देखो क्या कहता है जरा समझो। कह रहा है कि व्हाट एन्यूमरेट दी, अब यही तो सर कह रहे थे, इतनी अच्छी इंग्लिश है कि सामने आंसर है तब नहीं समझ आ रहा है। बताओ आपको, और सोचो एग्जाम, और एग्जाम में देख रहे हो कितनी बार आ चुका है, तभी तो आया है। इसी बात की तो पैसे हैं बेटा, कि ऐसा कुछ पूछ लो जो जिसमें बच्चा वैसे पता हो ये आएगा तब भी ढेर हो जाए। देखो जरा, कहता है एन्यूमरेट द एसेंशियल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पहली बात तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझना पड़ेगा। देखो बेटा ऐसे तो समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक पूरी ऐसी नीट एंड क्लीन प्रक्रिया जिसमें कॉस्ट का हर टुकड़ा, हर एलिमेंट, बारीक से बारीक चीज हम पहचान पाए। जैसे सामान आया तो कब आया, किस रेट पे आया, कहां रखा गया, कितना आया, कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन हो। अलग अलग सप्लायर से किस किस रेट पे सामान आ रहा है ये पूरी इंफॉर्मेशन हो। सामान फैक्ट्री में कब गया, कितना गया, किस रेट वाला गया, पूरी इंफॉर्मेशन हो। कितना बना, कितना आगे शिफ्ट हुआ, कितना वेस्ट हुआ, उस सब की पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हर पॉइंट पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हों, जिसपे हर पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जा रहे हो। बोलिए मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? यानी हर एक सिंगल पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंट्स आप बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो कॉस्ट अकाउंट्स की। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? तो जब हर पॉइंट पे, हर छोटे से छोटे कण पे अगर आप कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बना रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। पर बताओ इसे लगाने में क्या दिक्कतें आती होंगी, पहले तो ये बताओ। पहली बात तो इतने पढ़े लिखे कंप्यूटर वाले कहां से पकड़ के लाए? इंडिया जैसी जो कंट्री, जैसे सेकंड टियर कंट्री बोला जाता है, डेवलपिंग स्टेज, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है। सर बता रहे थे जैसे अभी पढ़े लिखे सीए इंटरव्यू देने आते हैं और कंप्यूटर नहीं चलाना आता उन्हें। बताओ
तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कहां से पकड़ के लाओगे? जिन लोगों को कंप्यूटर सिस्टम आता हो, जो वेल मैकेनाइज्ड सिस्टम पे काम कर सकते हो। यहाँ तो ऐसा होता है, अगर आपने कंपनी में अनाउंस कर दिया कि हमारी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करेगी, डिटेल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, अगले दिन हमारे वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कहते जी हम नहीं लगने देंगे। कोई इनसे ये पूछे क्यों नहीं लगने दोगे भाई? क्योंकि बेटा क्यों नहीं लगने देंगे? क्योंकि उससे गलतियां सामने आ जाएंगी। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे खुले में फैलते हैं, गलत भी करेंगे और फैलेंगे भी सही। जैसे भी वो नहीं था मिस्टर केजरीवाल, जो थोड़े दिन के सीएम रहे, उन्होंने कहा हमें बिजली कंपनियों को ऑडिट कराना है। याद होगा, न्यूज़पेपर से तो आई होप इतने अपडेटेड होंगे। एक बात हो, ऑडिट कराने में किसी को क्या दिक्कत है? अगर आप सच्चे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे, तो आपको ऑडिट कराने में क्या दिक्कत है? लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये कहेंगे आप आए हमारे रिकॉर्ड चेक करें, जो भी है सच्चाई सामने लिख के चले जाओ। वो कंपनियों ने स्ट्राइक कर दी, कह रहे हम ऑडिट नहीं कराएंगे। तो पहले ही दिख रहा है दाल में काला है, दाल में काला क्या पूरी दाल ही काली है। आप एक बात बताओ, साफ मना कर दिया कंपनियों ने हम ऑडिट नहीं कराएंगे, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन ले गए। समझे आप? मैंने क्या, ऐसा ही हाल कंपनियों का होता है। कंपनी कहती है हम कॉस्ट अकाउंटिंग लगाएंगे, वो कहते हैं कर लगा के दिखा, हम कंपनी में काम होने देंगे तो ही तो लगेगा। वो धरने में बैठ जाते। समझे नहीं क्या? इतने हाईटेक है बेटा, चोर बाजारी में इतने हाईटेक है कि कुछ आप कर ही नहीं सकते। तो वो देखो बता रहा है कि क्या क्या करना पड़ता है। सुनिए जरा, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, कई बार ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कम करना, कई बार ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को डिसाइड करना। क्या कहा बेटे मैंने आपको? कई बार ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कम करना, और कई बार ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राइट। अगर आप अपने वर्कर को ये बोलोगे प्राइस डिसाइड करना है तो खुश रहेंगे। अगर आप बोलोगे कॉस्ट को कम करना है तो शायद स्ट्राइक हो जाए। आगे डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस पे। द एरियाज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वेयर इन द मैनेजमेंट एक्शन विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। फॉर इंस्टेंस, in a concern which is anxious to expand its operation, increase in the production would require maximum attention. The system of costing in each case should be designed to highlight the significant area factor considered important for improving the efficiency. देखो, दूसरी बात वो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कैसी कॉस्टिंग लगेगी। सर ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा हमें तो, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बच्चे हैं। ट्रेडिशनल भी इंग्लिश वर्ड हो गया, हम देसी बच्चे हैं। हमें तो इतना समझ आता है कि कॉस्टिंग का मतलब है, या कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है लेखा जोखा रिकॉर्ड करना। एक कागज, एक अच्छा सा रजिस्टर, एक अच्छा सा पेन, वो लाल रंग की बुक जिसपे धागे धागे लगे होते हैं ऊपर, वो वाली बही खाते की रिकॉर्डिंग की बुक, एक मोटे तोंद वाले लाला जी, और एक पेन, और एक वो मुंशी, वो बस रिकॉर्डिंग करते, हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। ना बेटा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग उतनी थोड़ी ना रही है। तो बहुत डिटेल्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग किस पर्पस से हो रही है, कॉस्टिंग कहाँ की कराई जा रही है, किस डिपार्टमेंट की कराई जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कई बार पूरी कंपनी की कॉस्टिंग नहीं भी कराई जाती, सिर्फ एक पार्ट की कॉस्टिंग कराई जा रही होती है। तो वो कहता है पहली बात ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, टाइप ऑफ बिजनेस को देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा है। अगर एक्सपेंडिंग बिजनेस है तो वो उन जगहों को फोकस करेगा, अगर एक्सपेंडिंग बिजनेस है तो वो उन जगहों को फोकस करेगा जिन जगहों पे फोकस करने से उसे ऐसा लगता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसने इसमें बोला है सेकंड पॉइंट में कि अगर एक कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उन्हें अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में उन एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो एक्सपेंशन में हेल्प करे। समझे आप मैंने क्या कहा? लिखो जरा एक बात, ऑब्जेक्टिव में लिखो, पहले ऑब्जेक्टिव में लिखिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, तभी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड ठीक से डिसाइड हो पाएगा। तभी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड ठीक से डिसाइड हो पाएगा।
थर्ड पॉइंट पे देखिए, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। लिखिए जरा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड बहुत सिंपल, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड बहुत सिंपल होना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। बहुत सिंपल होना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई आप सबको? नेक्स्ट है एक्यूरेसी। ये तो वर्ड ही समझ आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग कर ही इसलिए रहे हो ताकि एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट कॉस्ट पता लगे। आपने देखा है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए ओवरहेड्स वगैरह बांटते हुए एक एक पैसे तक बात आ जाती है। उस पैसे को बिजली, ये लाइट से कितनी रोशनी एक मशीन पे पड़ती है उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बहुत बारीकी तक एक्यूरेट कॉस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ये बात भी मैटर करती है कि मेथड ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे होंगे। देखिए बेटा एक मिनट, कॉस्ट रिकॉर्ड दो तरीके से मेंटेन हो सकते हैं। एक कॉस्टिंग के अलग, फाइनेंशियल अलग, इन्हें बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इन्हें कौन से अकाउंट बोलते हैं? और एक सिस्टम होता है जिसमें कॉस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों रीमिक्स हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड अकाउंट। लिखो इस पॉइंट के साथ, अगर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग बनाए जाते हो, देखो बेटा, अगर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग बनाए जाते हो, ठीक है जी, अगर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग बनाए जाते हो तो इसे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोला जाता है। तो इसे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोला जाता है। और अगर दोनों को रीमिक्स करके इकट्ठे बनाया जाता हो, और अगर इन दोनों को इकट्ठे करके, रीमिक्स करके इकट्ठे बनाया जाता हो, तो इन्हें इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोलते हैं। तो इन्हें इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम बोला जाता है। बोलिए, इतना समझ आ गया जी आपको सबको? देखिए अगला, ये शुरू के ना 3-4 क्वेश्चन थोड़े एवे से ही हैं, पर ये एग्जाम में आते हैं तो पढ़ने तो पड़ेंगे आपको। देखिए अब आगे, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। बेटा एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा बताओ? सिंपल हो, पहली बात, इंफॉर्मेशन अच्छी दे, सिंपल हो, एक्यूरेट हो, सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट हो। बेटा सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट मतलब जो चीफ मैनेजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो लोग पूरी सपोर्ट कर रहे हो। और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन ना दे। प्रिसाइज कहने का मतलब वो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे लेकिन एग्जैक्ट। अगला है कॉस्ट बेनिफिट। बेटे इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ समझे आप? कॉस्ट बेनिफिट मतलब उस सिस्टम को लगाने में, बनाने में जितना खर्चा हुआ है उससे ज्यादा बेनिफिट हमें मिले। बोलिए समझे? यानी उस सिस्टम को लगाने में, चलाने में जितना खर्चा हुआ है, हमें उससे कम से कम थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो। बोलिए क्लियर हो गया आपको सबको? अब और आगे देखिए आप, You have been asked to install a cost accounting system in a manufacturing company. What practical difficulties will you expect? देखो बेटा ये मेन बात है, बताना एक कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आप लगाना चाहते हो, प्रॉपर रेगुलेशन लगाना चाहते हो, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आएंगी? बोलो, क्या सब लोग मान जाएंगे? ऐसा हो सकता है आप गए एक कंपनी में, आपने कहा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना है, लोग कहे ओ यू आर मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए, बताइए आप हमारी कमियां कैसे कैसे ढूंढेंगे? बताओ, बहुत वेलकम करेंगे या क्या करेंगे? वो
कह रहा भगा देंगे, देखो स्ट्राइक कर देंगे, धरना कर देंगे। देखो अपनी गलती सामने कौन आने देना चाहेगा? मैंने बताया अभी, वो बिजली कंपनियों को बोला कि ऑडिट करा लो, कह रहे हम ऑडिट ही नहीं कराएंगे। बताओ, वैसे ऑडिट तो चलो पोस्ट चीज है, वो तो कह रहे हैं कि प्री में ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा लो ताकि पहले ही सारी गलतियां सामने आ जाए। आने दोगे? नहीं, लड़ाई हो जाएगी। देखो पहली बात, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। पहली बात तो कहता है टॉप मैनेजमेंट भी साथ नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनकी भी तो गलतियां सामने आएंगी। गलतियां किसकी सामने आएंगी? टॉप मैनेजमेंट की भी गलतियां सामने आएंगी। अगला है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहने का मतलब समझते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ, ये हुई ना बात, साफ साफ बता दी भैया ऐसा लोग ढूंढ कहां से जो सच्ची कॉस्टिंग सिस्टम लगा दे। और रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। रेसिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, रोकने की कोशिश करना। समझे आप मैंने क्या कहा बेटे? रोकने की कोशिश करना। फेलियर टू अपडेट द सिस्टम। फेलियर टू अपडेट द सिस्टम, बताइए बेटा, फेलियर टू अपडेट द सिस्टम मतलब कि कई बार ऐसा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लॉन्च तो हो जाता है पर उसे समय समय पे चेंज नहीं किया जाता जैसे करा जाना चाहिए, तो सिस्टम ठीक नहीं चल पाता। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आपको? हमने क्या कहा? पक्का? अब आ जाओ और आगे। अब कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें पढ़नी है, बट ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, डिफाइन कॉस्ट यूनिट एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है समझना पहले इस बात को। जैसे अगर हम कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी सामान, ध्यान दीजिए प्लीज, इनमें कंफ्यूजन होगा। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये 3 डेफिनेशन अभी समझाऊंगा और तीनों में कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तीनों एक जैसी लगती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पहले सुनो। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं बेटा? अगर हम कोई चीज बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा पीछे पीछे वाले भी, अगर हम कोई चीज बना के बेचते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी हम ग्राहक को जिस चीज में रेट बताते होंगे ना, उसे कॉस्ट यूनिट बोल देते हैं। ये सिर्फ आपस की समझदारी के लिए। मानो हमारी सीमेंट की कंपनी है, कोई हमारे पास आया, तो हम उसे रेट कैसे बताते होंगे? बोलना, पर बैग बताते होंगे या पर केजी बताते होंगे? पर बैग या पर केजी बताते होंगे, राइट? सोचो हम चीनी बनाते हैं, चीनी यानी शुगर, हम रेट कैसे बताते होंगे? पर बैग या पर केजी बताते होंगे, राइट? सोचो आप शर्ट बनाते हो तो कैसे बताते होगे? पर पीस यानी पर शर्ट के हिसाब से रेट बताते होगे। सोचो आप कार्स बनाते हो तो रेट कैसे बताते हो? पर कार यानी नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग बताते होगे रेट। बोलिए, समझ आया आपको मैंने क्या कहा? यानी जिस बेस पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज अ यूनिट प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेंड और एक्सप्रेस्ड। मतलब ये वो यूनिट है या वो सर्विस है या उतने समय के लिए कोई बात हो रही है जिसपे आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो। यानी कॉस्ट यूनिट्स आर यूजुअली द यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट लाइक नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम एंड वैल्यू। समझे आप? लिखिए जरा इसके साथ। अभी जब मैं तीनों बता दूंगा तो कंफ्यूजन चालू होगी। पहले लिखो इसके साथ, कॉस्ट यूनिट के साथ लिखो, यानी जिस एक यूनिट में हम कॉस्ट को, यानी जिस एक यूनिट में हम कॉस्ट को रिपोर्ट करते हैं यानी बताते हैं या एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। ठीक है बेटा?
देखो बेटा अगला इसी में ही, पहले तो इतनी बातचीत तो समझ आ गई ना। अच्छा, अगर आप स्टील का बिजनेस करते हो तो बताओ किस यूनिट में रिपोर्ट करोगे? टन में रिपोर्ट करोगे। स्टील किस में रिपोर्ट होता है? टन में रिपोर्ट होता है। अच्छा, अगर आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स में या बैच वाइज। अच्छा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हो बताओ, तो या तो पर किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर। याद है आपको? ट्रक बस वगैरह सब कैसे चलती है? पैसेंजर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ट्रक कैसे चलता है? टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ऑटो कैसे चलता है? किलोमीटर के अकॉर्डिंग। टैक्सी कैसे चलती है? प्लेन कैसे चलता है? वो किलोमीटर वाइज नहीं चलता बेटा, रास्ते में थोड़ी ना उतार सकता है। आपने कहा मेरा गांव आ गया मुझे उतारो। ट्रेन कैसे चलती है? वो स्टेशन डिफरेंस पे चलती है, बट वो किलोमीटर वाइज ही होता है। मेनली उनकी रिपोर्टिंग, उनकी बिलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है? किलोमीटर वाइज होती है। अच्छा, कोचिंग्स कैसे चलती हैं? बैच वाइज चलती है बेटा। कैसे चलती है? बैच वाइज, मतलब पूरी एक सिलेबस वाइज चलती है ना। और आगे देखिए जरा, पावर की कंपनी कैसे काम करती होगी? किलोवाट आवर। आपके घर में बिजली है, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, उसका बिल आता है बेटा। बिल में क्या लिखा होता है आगे? किलोवाट आवर लिखा होता है ना, जैसे कह रहा है BSES लिखा होता है। मूर्ख, देखो जरा, बोलो समझे? उसमें लिखा होता है ना KWH, क्या मतलब होता है उसका? किलोवाट आवर। शाबाश। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? देखो इसे ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज अ लोकेशन, a person or an item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. For the purpose of cost control, मतलब बेटा देखो, जिस पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में हर तरफ ब्रांच है। अब हम कह रहे हैं बैंगलोर ब्रांच सही नहीं है, बैंगलोर ब्रांच में बहुत खर्चा है। सुनो बेटा, इस बात को पहले ध्यान से समझो। सोचो, हमने कहा ये बैंगलोर ब्रांच अच्छी नहीं है, इनमें बहुत खर्चा है, इसको जरा खर्चे को कम करो। तो ये एक लोकेशन है जहां पे हमें लगता है खर्चा ज्यादा है, उसे कम करना है। नहीं समझे आप? ऐसे ही एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। सोचो आप ये कह रहे हो कि हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है इसमें बड़े खर्चे हो रहे हैं, इसे कम करो। लोकेशन भी हो, पर्सन भी हो सकता है। आपके पास 4 मैनेजर हैं, चारों मैनेजर में से 3 के खर्चे ठीक है, एक मैनेजर के खर्चे बहुत ज्यादा है, तो आप उस पर्टिकुलर मैनेजर के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहोगे ना कि उसके खर्चे कम हो। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? बेटा बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलाने वाले लोग होते हैं बहुत बहुत तेज होते हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इन्हें पता होता है एग्जैक्टली कहाँ खर्चा बढ़ रहा है, कहाँ खर्चा कम हो रहा है। कहीं पे बढ़ रहा है तो खर्चा क्यों बढ़ रहा है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसे बोल देते हैं कॉस्ट सेंटर। उसे क्या बोल देते हैं बेटा? देखो बेटा दोबारा ध्यान से सुनो। इट इज अ लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच द कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। लिखो जरा, किसी एक लोकेशन या पर्सन जिसकी हम एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जिसकी हम एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कोई एक लोकेशन या पर्सन जिसकी हम एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो और उससे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो, और उसे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो तो उसे कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। देखिए जरा कॉस्ट सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर, एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बेटा पर्सनल तो हो गए लोगों से रिलेटेड, इम्पर्सनल हो गए इक्विपमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? इक्विपमेंट। एक होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और
होते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कौन से हुए? जहां प्रोडक्शन होती होगी, और सर्विस वो जो क्या करते होंगे? सर्विस प्रोवाइडर होंगे। बाहर वाले लोगों को नहीं, हो सकता है कंपनी के अंदर अंदर ही सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं ना, कंपनी के अंदर अंदर इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर भी तो हो सकते हैं। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? एक डिपार्टमेंट है जो कपड़े की सिर्फ कटिंग करके अगले डिपार्टमेंट को देता है ताकि वो स्टिचिंग कर पाए। स्टिचिंग वाला डिपार्टमेंट स्टिचिंग करके अगले वाले डिपार्टमेंट को देता है ताकि वो बटन लगा पाए। समझे आप मैंने क्या कहा? फिर उसके बाद एक प्रेस वाला डिपार्टमेंट होता है जो बनी हुई शर्ट को प्रेस करता है दोबारा ताकि पैकिंग में जा सके। समझे? तो ये सर्विस डिपार्टमेंट्स है। हो सकता है देखो बेटा डिपार्टमेंट्स में एक एक चीज की कॉस्ट देखी जाती है। हो सकता है हमारी कंपनी में प्रेसिंग की कॉस्ट बहुत महंगी हो रही हो, पता चला हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में आयरनिंग बड़ी महंगी है और कंपनियों के मुकाबले, तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? तो उसे कंट्रोल करने के एफर्ट करने पड़ेंगे ना, तो तभी पता लगेगा जब हम हर अलग अलग, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में क्या बताया था, हर अलग अलग एक्टिविटी की भी कॉस्ट निकाली जाती है ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके, ताकि कॉस्ट, समझे आप मैंने क्या कहा? ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। बेटा ऑपरेशन और प्रोसेस में क्या फर्क हुआ? देखो ऑपरेशन छोटा भी हो सकता है, पढ़ो जरा। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन और पर्सन कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशन to ascertain the cost of the operation is irrespective of its location inside the factory. Operation कहीं भी हो। और process it consists of the machine or the person engaged in a specific process or a continuous sequence। देखो बेटा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो सकती है? एक पर्टिकुलर काम की कॉस्ट। और प्रोसेस कॉस्ट क्या होगी? प्रोसेस तब वर्ड यूज होता है जब वो सीक्वेंस में काम चलता है। जैसे कॉटन आई, कॉटन से बना कपड़ा, एक प्रोसेस। कपड़े को अगले प्रोसेस में भेजा, कपड़ा हुआ डाई, ये हो गया प्रोसेस 2। डाई होने वाला कपड़ा गया शर्ट कटिंग होने, ये हो गया प्रोसेस 3। शर्ट कटिंग के बाद गई शर्ट स्टिचिंग में, तो ये हो गया प्रोसेस 4। तो जब सीक्वेंस वाइज काम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। पढ़ा भी हुआ है आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग, याद है? प्रोसेस कॉस्टिंग सीक्वेंस वाइज चलता है, पहले प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस में इनपुट बन जाता है। याद आया आपको? जब सीक्वेंस वाइज काम चलता है तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोल देते हैं। उसे कंट्रोल करना। एक हो सकता है जब ऑपरेशंस देखे जाए, ऑपरेशन मतलब किसी काम को देखा जाए, किसी पर्टिकुलर काम को देखा जाए। समझे? अब वो जरूरी नहीं है कि प्रोसेस वाइज चलता हो कोई काम। जैसे हमारी कंपनी है, हम प्लास्टिक बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू, फिर उससे कभी हम चेयर भी बनाते हैं, हम टेबल्स भी बनाते हैं, हम पेन भी बनाते हैं, टॉयज भी बनाते हैं। तो मोल्डिंग उसमें एक ऑपरेशन है, मोल्डिंग। प्लास्टिक को मोल्ड करना, पिघलाकर मोल्ड करना, शेप देना, वो एक प्रोसेस है। लेकिन वो उसी ऑर्डर में नहीं चलता होगा, किसी की मोल्डिंग पहले होती है, किसी की मोल्डिंग बाद में होती है, तो उसे तब ऑपरेशन कॉस्ट बोला जाएगा। मोल्डिंग एज एन ऑपरेशन। बोलिए समझे? सीपीटी आईपीसीसी फाइनल प्रोसेस है, लेकिन आईपीसीसी के अंदर 7 सब्जेक्ट है। आप उनकी कोचिंग क्या ऑर्डर वाइज लेते हो, पेपर वाइज लेते हो कि पहले अकाउंट्स की जिस ऑर्डर में पेपर होने उसी ऑर्डर में? ऐसा तो नहीं होता किसी भी ऑर्डर। तो वो प्रोसेस के अंदर अलग अलग 7 ऑपरेशंस हैं, प्रोसेस के अंदर 7 अलग अलग ऑपरेशंस है। बोलिए समझे आप? शाबाश। अगला आ गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना तीनों एक